हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करेंगे सेशन। उससे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस तो अगर किसी को कुछ पूछना है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द चैप्टर, तो आप पूछ सकते हैं। We will do a question answer session for first 5 minutes, then I will move on to the presentation. Good afternoon. लास्ट क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्सेस यूनिट स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम वाटर लैंड रिसोर्सेस पढ़ चुके हैं। आज हम वाटर रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आपका ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला यूनिट जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। चैप्टर के रिगार्डिंग लास्ट क्लास में अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट हैव अ प्रेजेंटेशन, देयर वाज सम इशू, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा लास्ट क्लास की। आज वाटर रिसोर्स की प्रेजेंटेशन भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। और जो लास्ट क्लास की वाटर, वैसे आप बुक जो है जो आपकी एसओएल का सपोर्ट मटेरियल है उससे पढ़ सकते हो, दैट इज गुड इनफ। चैप्टर 1 का मॉडिफाइड पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया था, बट स्टिल अगर किसी के पास नहीं है तो मैं कर देता हूँ। दिस इज मॉडिफाइड पीडीएफ, और लास्ट क्लास का पीडीएफ कोई अलग से नहीं है, वो मैं आपको उसी से पढ़ा रहा था। जो आपका एसओएल सपोर्ट मटेरियल है उसी से पढ़ाया था लास्ट क्लास में मैंने। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट, पूर्विका मलिक, जो आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसकी प्रेजेंटेशंस को पढ़िए और एसओएल का सपोर्ट मटेरियल पढ़िए। बस दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। साक्षी, बुक की पीडीएफ एसओएल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। रिजल्ट कब आएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बता सकता है, मैं आपको ये नहीं बता सकता। आपके पेपर्स बाय द वे चेक वेक हो चुके हैं, तो रिजल्ट कुछ ना कुछ टेक्निकल डिले हो सकता है, बट आ जाएगा आपका रिजल्ट। आपके सेकंड सेमेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से। अगर कोई गॉड फॉरबिड अगर फेल भी होता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो उसके एग्जाम आपको थर्ड सेमेस्टर में देने होते हैं, सेकंड में नहीं देने होते। तो वेदर यू आर फेल और पास, योर सेकंड सेमेस्टर विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय योर रिजल्ट। आपको सेकंड सेमेस्टर एज यूजुअल ही पढ़ना है, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको कोई सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ा तो वो थर्ड सेमेस्टर में करना होता है, सेकंड में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को और कुछ पूछना है? सिलेबस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पूर्विका। आपके टोटल मिला के 16 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 to 9 स्टडी मटेरियल 1 के अंदर है, एंड चैप्टर 10 to 16 जो है वो सेकंड स्टडी मटेरियल के पार्ट 2 में। तो ये आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपको कंप्लीट सिलेबस ही पढ़ना है। इट डजंट मैटर कि बाकी सिलेबस क्या है, जो भी आपकी बुक में लिखा है वही आपका सिलेबस। और उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेम के एग्जाम मोस्ट लाइकली जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में होंगे।
किसी का और कोई क्वेश्चन है? मेरी क्लास 4:30 तक होगी यार। वेबिनार है तो वो क्लास के टाइम पे क्यों? अगर एसओएल ने ऑर्गेनाइज किया तो आई डोंट नो। वेबिनार सपोर्ट मटेरियल नहीं मिला है सेकंड सेम का। सपोर्ट मटेरियल फिजिकल फॉर्म में नहीं मिला तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन तो अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। फिजिकल फॉर्म में कब मिलेगा वो मैं बता नहीं सकता आपको, आपका एसओएल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही बता पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो यूनिट चल रहा है भाई नेचुरल रिसोर्सेस, और इसमें लैंड रिसोर्सेज हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका 3/4 हिस्सा यानी 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ का पूरे सरफेस में 75% सरफेस पे सिर्फ पानी है, बाकी सिर्फ 25% एक्चुअल लैंड है। ठीक है। जितने भी लाइफ फॉर्म्स रहते हैं इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, 60 to 70% ऑफ वाटर होता है उनकी बॉडी में। ठीक है। जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं हमारे अर्थ पे, उनकी बॉडी के अंदर भी 60 to 70% वाटर। कहते हैं ना ह्यूमन बॉडी इज मेड 70% ऑफ वाटर। ठीक। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बेसिकली ये जो पूरी वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम वेरियस एटमॉस्फेयर टू हाइड्रोस्फीयर, अलग अलग फॉर्म्स में, ये क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वाटर। तो अर्थ पे जितना भी वाटर है उसमें से 97.5%, इस फिगर को देखो जरा ध्यान से, 97.5% जो है वो मरीन वाटर है, यानी समुद्र के अंदर का पानी। ऐसा पानी जिसे हम पी नहीं सकते, इस्तेमाल भी नॉर्मल चीजों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, वेरी हाईली सलाइन वाटर। ठीक है। तो ये वाटर टेक्निकली मैक्सिमम चीजों के लिए हमारे लिए यूजलेस। ठीक है। हमारी डेली एक्टिविटी में जो 99% चीजें हम करते हैं उसके लिए मरीन वाटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद बचा हुआ 2.5% वाटर जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है। तो आप सोचोगे अर्थ में इतना पानी है तो पानी पानी हम क्यों रोते रहते हैं, पानी खत्म हो रहा है, पानी सेव करो, पानी सेव करो। इतना पानी है तो वो 97.5% पानी तो जो है उसमें मरीन वाटर ही है, वो हमारे यूज का ही नहीं है किसी। अब 2.5% फ्रेश वाटर सोचोगे, फिर भी चलो 2.5% तो पहले ही डर लग रहा है कम है। लेकिन अब इस फ्रेश वाटर में भी सुनो, ये भी हमारे लिए सारा अवेलेबल नहीं है। इस फ्रेश वाटर में से भी ग्लेशियर्स या आइस कैप्स या ग्राउंड वाटर के अंदर 1.97%। इसमें से इस 2.5% में से 1.97% किसमें है? ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, या आइस कैप्स की फॉर्म में। ये भी एक्सेसिबल नहीं है हम, यानी कि ये भी हम ग्राउंड वाटर हालांकि कुछ हद तक हम एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन सारा एक्सेसिबल नहीं है। और ग्लेशियर और आइस कैप तो वैसे ही नहीं है। ठीक है। तो बचा क्या? बचा 0.03% पानी, जो पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स की फॉर्म में या स्ट्रीम्स की फॉर्म में, सिर्फ पूरी अर्थ में से। और उसके बाद जो 0.5% है वो एटमॉस्फेरिक वाटर यानी हवा में मॉइस्चर की फॉर्म में, उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टली। कंडेंसिंग टेक्नोलॉजीज हैं हालांकि, लेकिन डायरेक्टली यूज करने के लिए जो हमारे पास पानी है वो कौन सा है? वो है पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स या स्ट्रीम्स के अंदर, और जो कि है सिर्फ 0.03%। तो आप सोचो अर्थ का सरफेस का 75% वाटर से कवर्ड है, लेकिन इस पूरे पानी में से सिर्फ और सिर्फ 0.03% पानी हमारे लिए यूजफुल, मतलब हमारे लिए एक्सेसिबल है। उसके अलावा सारा पानी हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो दैट इज व्हाई वाटर इज सच अ प्रेशियस रिसोर्स। इतना माइंडलेसली उसको यूज नहीं कर सकते जैसे हम कर रहे हैं। इसके बाद वाटर
किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वाटर जो फॉर्म है वाटर की जो प्रेजेंट है वो है एक्विफर्स। एक्विफर्स क्या होते हैं? वाटर बहुत सारी फॉर्म्स में, बाकी आपको पता है एक्विफर्स क्या होता है। बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है ना, अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं जो वाटर के, उनको एक्विफर्स कहा जाता है। अब एक्विफर जो है वो दो टाइप के हैं, एक है कन्फाइंड एक्विफर और एक है अनकन्फाइंड एक्विफर। ये जो फिगर बनी हुई है इसको देखो जरा नीचे, ये ऊपर है अर्थ का सरफेस, ठीक है, इसमें रिवर बह रही है, पॉन्ड है, लेक है। अब इसके अंदर देखो एक वेल जा रहा है, ठीक है, ये वेल जा रहा है, ये किसी ऊपर मिट्टी से कवर्ड, ठीक। और उसके बाद नीचे जाके बिल्कुल ये क्या लिखा हुआ है? कन्फाइंड एक्विफर। कन्फाइंड एक्विफर का मतलब क्या है? ऐसा एक्विफर जो किसी वेल से कनेक्टेड होता है और वो उस वेल के थ्रू ही रिचार्ज होता है, इसको कहते हैं कन्फाइंड एक्विफर। तो ग्राउंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो वाटर गिरता है वो इसको रिचार्ज करता है, यानी कि इसकी वाटर कंटेंट को बढ़ाता है। अनकन्फाइंड एक्विफर क्या है? अनकन्फाइंड एक्विफर जो लेक के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो बेसिकली लेक का पानी इसके पानी से कनेक्टेड है, यानी कि वाटर टेबल से, वाटर टेबल के बिल्कुल नीचे। तो हम जो पानी, जो वाटर टेबल जो है वो अनकन्फाइंड एक्विफर को बेसिकली एक्सेस किया जाता है। जो आपके घर में जो बोरिंग का पानी कहते हैं ना, बोरिंग का पानी आ रहा है, जमीन के नीचे गड्ढा खोदते हैं, उससे हैंड पंप लगाते हैं या मोटर लगाते हैं और उससे जो पानी निकालते हैं, तो वो पानी अनकन्फाइंड एक्विफर का पानी होता है। कन्फाइंड एक्विफर्स के पानी को हम एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल हैव टू डिग वेरी वेरी डीप इनटू द ग्राउंड, विच इज नॉट फीजिबल इन नॉर्मल केसेस। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम एक्सेस करना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। पर इंडिया में कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज? इंडिया जो है, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। पूरी दुनिया का जितना सरफेस एरिया है उसमें से 2.45% इंडिया है, और उसमें से 4% जो दुनिया के वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी इंडिया में है, और वो वर्ल्ड की 17.7% पॉपुलेशन को केटर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वर्ल्ड की टोटल 17.7% पॉपुलेशन 4% वाटर से केटर हो रही है। तो ऑब्वियसली इस फिगर को देख के समझ में आ रहा है कि इंडिया के अंदर लोग ज्यादा हैं और पानी कम है। हालांकि 4% अच्छा खासा पानी है। अगर आप वर्ल्ड का सरफेस एरिया है हमारे पास 2.4%, 2.45%, लेकिन पानी कितना है हमारे पास? 4%। तो पानी तो अच्छा खासा है हमारे पास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, वो पानी भी काफी नहीं है उस पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो वाटर जो है इंडिया में मेनली तीन चीफ सोर्सेज हैं, वाटर के तीन मेन सोर्सेज हैं जिससे वाटर इंडिया की पॉपुलेशन को मिलता है। पहला है भाई सरफेस वाटर, जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या स्ट्रीम्स की फॉर्म में होगा। दूसरा है ग्राउंड वाटर्स, ठीक है, जो वेल्स या स्प्रिंग की फॉर्म में होगा। और तीसरे हैं वेटलैंड्स, ठीक है, वेटलैंड्स या लगून्स जिनको कहते हैं, ठीक है, लगून्स भी कह सकते हैं, बैक वाटर भी कह सकते हैं। तो अब इन तीनों को एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में बताया कि कौन कौन से इंडिया के अंदर सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं, सॉरी, सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं, कौन से ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं, कौन से वेटलैंड या लगून्स या बैक वाटर के सोर्सेज। तो सरफेस वाटर जो है इंडिया में 12 मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। कितनी रिवर्स है इंडिया में? 12 मेजर रिवर्स हैं, जिसमें आती हैं गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, माही, नर्मदा, पन्नार, तापी, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ 35% जो है वो वाटर अवेलेबल है एक्सप्लॉइटेबल, यानी कि जो आप क्यों सोचोगे सारी रिवर में से कि 35% पानी क्यों यूज कर सकते हैं हम, तो इनका जो मैक्सिमम पानी है वो ऐसे रीजन्स में है, यानी कि ऐसे पहाड़ों के बीच में से, ऐसी जगहों से गुजरता हुआ आ रहा है जहां से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो जियोलॉजिकल लिमिटेशंस की वजह से इन सारी 12 रिवर्स में से टोटल कितना, सिर्फ और सिर्फ 35% पानी ऐसा है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कौन से हैं भाई इंडिया में? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है इंडिया के अंदर तकरीबन 432 क्यूबिक किलोमीटर रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, ठीक है। रिप्लेनिशेबल यानी कि जो वापस यूज कर लिया और उसके बाद दोबारा से फिल हो जाएगा,
ठीक है, 432 क्यूबिक किलोमीटर। तो गंगा या ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के आस जो नीचे का रीजन है, उस रिवर्स के नीचे मेनली ग्राउंड वाटर के मेजर रिसोर्सेज है पूरे इंडिया के। ठीक है, और अगर आप देखो तो वेस्टर्न इंडिया जो है आपका, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, ये जब रीजन है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर को अच्छे से यूज किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन जो ईस्टर्न इंडिया है, बेसिकली आसाम, गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्टर्न बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पर अभी ग्राउंड वाटर को एक्सेस उतना नहीं किया गया है जितना किया जा सकता था। तो वेस्टर्न इंडिया अच्छे से एक्सप्लॉइट कर रहा है, यूज कर रहा है ग्राउंड वाटर को, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में ग्राउंड वाटर को अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद है लगून्स एंड बैक वाटर। तो लगून्स क्या होते हैं? बेसिकली लगून एक ऐसे रीजन को बोलते हैं, जैसे रिवर के साइड में एक रीजन पानी इकट्ठा हुआ है, रिवर का पार्ट नहीं है वो, रिवर और उस पानी को सेपरेट करने के लिए एक लैंड मास आ गया बीच में। ठीक है, एक तालाब जैसा होता है एक तरीके से ही, लेकिन इसके अंदर जो पानी होता है वो ब्रैकिश होता है। ब्रैकिश मतलब थोड़ा खारा, यानी समुद्र जितना नमक नहीं होता उस पानी में, लेकिन फिर भी नमकीन पानी होता है। नॉर्मल पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लगून या बैक वाटर जो है उनको, इनको यूज किया जा सकता है फिशिंग के लिए या कुछ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एग्रीकल्चरल कई क्रॉप ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत सलाइन वाटर को झेल लेते हैं, तो सारे वाटर नॉर्मल एग्रीकल्चर में यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एग्रीकल्चर होते हैं जैसे कोकोनट वगैरह की फार्मिंग के अंदर, वहां यूज किया जा सकता है लगून के वाटर। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन इंडिया में। अच्छा, इसे बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर आपके कुछ क्वेश्चंस अगर हैं इससे रिलेटेड तो वो आंसर कर देता हूँ। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है? बुक मिल रही है क्या? बुक मुझे पता नहीं यार, मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो आपको जाके ही चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एसओएल का ही, एसओएस सेव सॉइल, यार मुझे पता नहीं उन्होंने फिर कैसे कैसे क्या सोच के टाइमिंग रखी कि जब 4:30 तक क्लास है तो 4 बजे क्यों रखा है एक वेबिनार। सेकंड सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी? यार मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मैं आपको ये 100% नहीं बता सकता। देखो, सेकंड सेमेस्टर की ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं होगी, इतना मैं कह दूं। अगर एक सेमेस्टर ऑलरेडी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया तो वो कम्प्लीटली ऑनलाइन ही रहेगा। ऑफलाइन क्लासेस आपकी अगले सेमेस्टर से ही स्टार्ट होगी, बेसिकली जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाओगे। अगर होनी है तो थर्ड सेमेस्टर से ही स्टार्ट होगी, अभी नहीं हो रही है फिलहाल। ये सेमेस्टर तो ऐसे ही रहेगा। एक्सप्लॉइट का मतलब यूज करना, बेसिकली एक्सप्लॉइट करने का, हालांकि ये गलत वर्ड भी होता है कई बार। एक्सप्लॉइट करने को ये भी कहते हैं कि गलत तरीके से एक्सेसिव यूज करना किसी चीज का। ठीक है, जितना, हालांकि एक्सप्लॉइटेटिव वर्ड जो है उसका, एक्सप्लॉइट का वर्ड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी चीज का यूज जो है आप थोड़ा सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, do you have to learn this data? No, you don't have to learn this data. अगर OBE एग्जाम होता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो डेटा लिख सकते हो, अदरवाइज यू डोंट हैव टू लर्न दिस डेटा। आप जनरल आइडिया ले लो डेटा का, थोड़ा बहुत डेटा आप याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत ना, मतलब जितना हो जाए उतना ठीक है। आप स्पेशली डेटा को रटने मत बैठो, देयर इज नो पॉइंट। एक्विफर्स बेसिकली ग्राउंड वाटर को कहते हैं, जमीन के नीचे जो पानी है ना, वो एक्विफर्स होते हैं। ये दो टाइप के हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड जरा ऊपर होते हैं जमीन में, ठीक है, जिनको एक्सेस किया जाता है बोरिंग करके। कन्फाइंड एक्विफर बहुत ज्यादा गहराई के अंदर होते हैं, जो ऊपर किसी वाटर किसी वेल के थ्रू रिचार्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, उनको एक्सेस करना जरा मुश्किल होता है, बहुत गहरा जमीन के अंदर खोदना पड़ेगा आपको, तब आप वहां तक पहुंच पाओगे। यस एनोनिमस, एक्सेलेंट ऑब्जर्वेशन। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ओशन वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सोचेंगे फिर तो हमारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। अगर ओशन के वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो फिर हम क्यों रो रहे हैं पानी पानी का में? तो ओशन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बड़ा महंगा होता है। आपका डिसैलिनेशन करना है। आप सोचो, आपके घर में आप आरओ रन करते हो, ठीक है, आरओ रन करने के लिए बिजली लगती है। आपका आरओ एक दिन में कितना पानी बना पाता है? ठीक है, उसको रन करने में कितनी बिजली लगती है? और वो तो आपका आरओ जो है उसमें तो सलाइन वाटर जा भी नहीं रहा।
ठीक है, तब भी आपको हर 2 महीने में 3 महीने में उसका फिल्टर चेंज करना पड़ता है। अगर सलाइन समुद्र का पानी डालने लगे ना आप अपने आरओ के अंदर, तो आपके आरओ का फिल्टर हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने में बहुत पैसा लगता है। कुछ अरेबियन कंट्रीज जो हैं, अरेबियन, क्योंकि अरेबियन कंट्रीज सारी डेजर्ट के पास हैं, उनके दे हैव इज ओशन, उनके पास सिर्फ समुद्री फ्रेश वाटर सोर्सेज उनके पास बहुत कम है। तो वो कंट्रीज के पास फॉर्चुनेटली पैसा भी है, तो वो यूज कर रहे हैं डिसैलिनेशन, जिसे कहते हैं सी वाटर डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन का मतलब सॉल्ट रिमूव करना। अब इसके लिए वो टेक्नोलॉजीज इंप्रूव कर रहे हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई गई है। यूट्यूब पे सर्च करना सी वाटर डिसैलिनेशन, ठीक है, और देखना क्या क्या अलग अलग टेक्नोलॉजीज। तो आरओ तो एक टेक्नोलॉजी है ही जिसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आरओ बहुत महंगा पड़ता है। तो वो क्या करना है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है। उन्होंने क्या बनाया, एक डोम शेप ग्लास की एक बिल्डिंग बना दी। ठीक है, बिल्डिंग एक जमीन ली, पहले उसमें गड्ढा करा, उसमें समुद्र का पानी डाला। ठीक है, और फिर उसकी रूफ को और उसकी वॉल्स पूरी एक बिल्डिंग बना दी उसके अराउंड, उस पिट के अराउंड जिसमें समुद्र था, समुद्र का पानी था, उसके अराउंड एक ग्लास का पूरा एक डोम शेप बना दिया। ठीक है, अब उस डोम शेप ग्लास के अंदर सनलाइट पड़ेगी। सनलाइट पड़ेगी, आपको पता है ग्लास जैसे गाड़ी को अगर धूप में खड़ा कर देते हो तो बहुत गर्म हो जाती है ना, क्योंकि ग्लास के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो सनलाइट पड़ेगी उस ग्लास की बिल्डिंग में, ग्लास की बिल्डिंग के बॉटम पे क्या पड़ा है, समुद्र का पानी। ठीक है, तो उस हीट से वो समुद्र का पानी इवेपोरेट होगा। पानी इवेपोरेट होगा, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा। पानी इवेपोरेट होकर जैसे ग्लास की छत पे टकराएगा तो कंडेंस हो जाएगा। अब ग्लास की छत पे हमने क्या कर रखे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके पाइप्स बना रखे हैं छोटे पतले पतले। तो साइड में वो पानी जितना भी कंडेंस होकर ऊपर छत पे टकराएगा, वो कंडेंस होने के बाद वो बहता हुआ ग्लास के किनारे किनारे बहता हुआ जाएगा ना, साइड में उसे कलेक्ट करने का सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो बिना कोई एनर्जी यूज करे, बिना कोई फिल्टर यूज करे, सिर्फ सनलाइट का यूज करके हम सी वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है एंड वी विल हैव टू बिल्ड वेरी लार्ज बिल्डिंग्स ऑफ सच साइजेस, लेकिन ये है कि अगर वहां पे उसी ग्लास के अंदर सनलाइट को और कॉन्सेंट्रेट किया जा सके, मिरर्स लगा के, कुछ टेक्नोलॉजी लगा के, कुछ ग्लासेस ऐसे यूज करके, वहां पे जो हीट है उसको बहुत अच्छे से ट्रैप किया जा सके कि ज्यादा से ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता रहे, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम आती है। खाली पहली प्रॉब्लम एनर्जी नहीं थी, ये सिर्फ एनर्जी बहुत लग रही थी इसलिए दिक्कत थी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये पानी इवेपोरेट हो जाता है और हम इससे फ्रेश वाटर निकाल लेते हैं, जो हमारे पास बचता है वो होता है ब्राइन, यानी कि सॉल्ट बचता है। पानी तो आपने निकाल लिया, अब आपके पास क्या बचा, सॉल्ट, या फिर बहुत ही हाईली सलाइन वाटर, यानी थोड़ा बहुत जो पानी बचा उसमें सॉल्ट क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उस पानी को कहाँ फेंकें। ठीक है, उस पानी को अगर वापस समुद्र में डाल दिया तो समुद्र की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, और समुद्र में रहने वाले एनिमल्स जो है वो सब मर जाएंगे। बहुत सारा हुआ है, बहुत जगह पे ऐसा हुआ है कि डीसैलिनेशन प्लांट में जो सॉल्ट निकला या सलाइन वाटर निकला, हाईली सलाइन वाटर, हाईली सॉल्ट वाला वाटर, उसको वापस समुद्र में डंप कर दिया, तो जिस एरिया में डाला उन्होंने समुद्र में, उस समुद्र की उस एरिया के अंदर जितनी भी समुद्र में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स, एनिमल्स, सब मर गए। ठीक है, कंप्लीटली डेड। ठीक, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उस सॉल्ट को इकट्ठा करके आप किसी जमीन के अंदर डंप करो। अब उसके लिए आपको ऐसी जमीन ढूंढनी पड़ेगी जो पहले से बंजर हो और किसी यूज की ना हो। और कब तक करते रहोगे ये सॉल्ट निकाल निकाल के समुद्र से डंप, और कहाँ तक रखोगे सॉल्ट। तो ये दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम है कि छोटा मोटा सॉल्ट नहीं निकलता। ठीक है, ऐसे 1 किलो सॉल्ट नहीं निकल रहा है 50,000 लीटर पानी बनाने से। बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट निकलते हैं व्हेन यू मेक दिस वाटर इनटू फ्रेश वाटर। तो मजबूरी के अंदर हम ये कर सकते हैं, ऑब्वियसली इफ वी रन आउट ऑफ वाटर तो हमें यही करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दिस प्रोसेस इज नॉट वेरी सस्टेनेबल येट। मेन पहली प्रॉब्लम तो एनर्जी की है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो एक्सेसिव सॉल्ट बन रहा है उसको कहाँ फेंकें। ठीक है, ओशन का वाटर प्योरीफाई करते हैं, यस बिल्कुल। नेवी वाले ओशन का वाटर प्योरीफाई करके ट्रेन करते हैं। आज का प्रेजेंटेशन मैं सेंड कर दूंगा, अभी लास्ट में 5 मिनट में क्लास के, इसे मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ग्राउंड वाटर क्या, ग्राउंड के नीचे जो वाटर है यार, घर में आप बर्मा लगा हुआ देखा है आपने कभी, हैंडपंप जिसे कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ से पानी खींच रहा है, जमीन के नीचे से पानी खींच रहा है ना, वो कोई पाइपलाइन तो नहीं डली हुई है। ठीक, या आपके घर में मोटर लगी होती है। एक वाटर तो वो आता है जो आपका रिवर से आ रहा है, यानी कि आपके घर एरिया में जो सप्लाई है पानी की, पाइपलाइन सप्लाई, जिसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिवर का वाटर उठा रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप रहते हो तो दिल्ली में इधर ये रीजन का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सोनिया विहार में है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो दिल्ली के मैक्सिमम एरियाज के अंदर सोनिया विहार से पानी आता है।
यानी कि वो बेसिकली गंगा का पानी लेते हैं, गंगा के पानी को और क्लीन करते हैं जो भी उसमें गंदगी होती है, फिर उसके बाद उसे पूरी दिल्ली में सप्लाई करते हैं। तो एक तो ये है टैप वाटर जो आपके घर में रिवर का पानी आ रहा है। दूसरा, जब बहुत सारे लोगों के घर में बोरिंग वाटर भी होता है, यानी कि वो जमीन में गड्ढा खोदते हैं बहुत गहरा और उसके अंदर पंप लगा के, उस मोटर लगा के पंप लगा के उस पानी को खींचते हैं, तो वो ग्राउंड वाटर है। ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है तो आपके एंड पे कोई इशू होगा, यहाँ से तो चल रहा है। लगून्स एंड बैक वाटर क्या होता है? तो लगून कहते हैं बेसिकली, देखो समुद्र के पास ना क्या होता है, छोटे छोटे से रीजन होते हैं, छोटी छोटी लेक जैसी बन जाती है। ठीक है। एक एरिया है जहाँ पे बीच में पानी इकट्ठा हुआ हुआ है समुद्र के या नदी के पास, वो नदी का पार्ट नहीं है, वो नदी से सेपरेटेड है बाय एन आइलैंड या फिर बाय अ रीफ, बैरियर रीफ जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये सर्च करके देखना लगून, अगर इमेजेस सर्च करोगे ना गूगल पे, नॉर्मली आपको देख के ही समझ में आ जाएगा लगून किसे कहते हैं। समुद्र है बहुत बड़ा, बहुत लार्ज वाटर बॉडी के पास एक छोटी सी वाटर बॉडी, ठीक है, वो लगून्स कहते हैं या बैक वाटर कहा जाता है हम। ठीक है। लगून या बैक वाटर सर्च करके देखना गूगल पे, आपको इमेज दिखाई देगी समुद्र के या नदी के पास, ओशन या रिवर के पास एक छोटी वाटर बॉडी जो होती है जिसके अंदर समुद्र या नदी का ही पानी होता है बट लेस सैलाइन, उसकी सैलिनिटी थोड़ी सी कम होती है, उसको बोलते हैं लगून या बैक वाटर। आफ्टर 16 जून क्लासेस ऑफलाइन है? यार हो सकता है, देखो मुझे तो जो स्केड्यूल मिला है आपको वो ऑनलाइन पढ़ाने का ही मिला है, तो हो सकता है बाकी ईवीएस का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाए और बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस जो आपकी चलेंगी, ईवीएस का सिलेबस शायद थोड़ा छोटा है, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी ऑफलाइन शिफ्ट हो जाए, अगर ऐसा कुछ नोटिस है कि 16 जून के बाद क्लासेस ऑफलाइन। क्योंकि मुझे जो स्केड्यूल मिला है आपको पढ़ाने के लिए, इस बार मेरे पास भी ऑफलाइन पढ़ाने का स्केड्यूल अब तक तो नहीं आया एटलीस्ट। तो मेरी क्लासेस जो है वो 16 जून तक मेरी क्लासेस हैं, उससे पहले पहले ही खत्म हो जाएंगी मेरी क्लासेस। तो मुझे तो ऑनलाइन का ही स्केड्यूल मिला, बाकी देखो क्या है पता नहीं सिस्टम। हाँ जी कुशाल, मैं नेचुरल रिसोर्स वाली पीपीटी सेंड कर दूंगा, वाटर रिसोर्सेज बेसिकली वो सेंड कर दूंगा। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है, तो ये कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ जी, तो है नेक्स्ट टॉपिक आपका वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस स्टडी, द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन एशिया इज ओनली 3000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर, द लोएस्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट। ठीक है, 3000 मीटर क्यूब हो गया बेसिकली, लीटर में अगर करोगे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो एक इंसान को एक साल के अंदर मैक्सिमम 30 लाख लीटर्स पानी मिलता है। आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा बट दिस इज नॉट इनफ। तो एशिया के अंदर, एशियन कॉन्टिनेंट में हर इंसान को जो पर पर्सन वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत सबसे कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम यहीं पे। और इंडिया के अंदर स्पेशली, क्योंकि इंडिया की 90% जो वाटर डिमांड है वो एग्रीकल्चर है, इंडिया में 90% पानी कहाँ यूज होता है? एग्रीकल्चर के अंदर यूज होता है। ठीक है, अगर हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को सुधार लें ना या इम्प्रूव कर लें कि वाटर को कम से कम इस्तेमाल करें उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, बहुत सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी अग्रीकल्चरल अगर प्रैक्टिसेस हमारी और इम्प्रूव हो जाए। मतलब हो रही है धीरे धीरे, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, फार्मर्स उनको अडाप्ट भी कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर जैसे स्पेशली अगर आप देखो तो राइस, जूट या पैडी फार्मिंग के अंदर बहुत पानी यूज होता है। किसी ने अगर चावल के खेत देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पानी उसके अंदर कंटिन्यूसली भरना पड़ता है। टन्स एंड टन्स ऑफ वाटर इज यूज्ड इन राइस फार्मिंग। अब राइस जो है, एक राइस की वैरायटी निकल रही है जो बिना लेस वाटर के अंदर भी ग्रो कर सकती है, बहुत लेस वाटर पे। अगर लिटरली हम राइस की ही सिर्फ ऐसी वैरायटी पे शिफ्ट हो जाए ना जो इतना पानी यूज ना करे, जो नॉर्मल किसी भी और क्रॉप की तरह ग्रो कर जाए विदाउट यूजिंग एक्सेस वाटर, तो हमारे इंडिया की आधी वाटर प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी।
अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ट्रेंड्स ऑफ वाटर डिमांड इन कंट्री 2000 से देखोगे अगर आप 2000 के अंदर, फिर 2025 के अंदर, 2050 के अंदर, बेसिकली ये प्रिडिक्शन है, 2025 तो अभी आया नहीं है, तो 2050 और 2025 के लिए प्रिडिक्शन है। डोमेस्टिक वाटर यूज जो है वो भी ग्रो कर रहा है, ठीक है, इरिगेशन वाटर यूज भी ग्रो कर रहा है डबल होके। फिर उसके बाद अब हालांकि 2025 के बाद देखो 2000 से लेके 2025 तक तो डबल हो रहा है इरिगेशन का वाटर यूज, ठीक है, 541 से 910 हो गया, लेकिन किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है। और लेकिन 2025 से लेकर 2050 तक क्या हुआ, सिर्फ 1000, थोड़ा सा बढ़ा। इसका रीजन यही है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वाटर का यूज कम होता जा रहा है, और इंडिया इज आल्सो शिफ्टिंग फ्रॉम an agricultural based economy to technology based economy. It is trying to develop into an industrial based economy rather than agriculture. तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा ग्रो नहीं कर रहा है उतना ज्यादा जितना 2000 से लेकर 2025 तक ग्रो हुआ। तो उसकी ग्रोथ भी स्लो होने का प्रोडक्शन है, और साथ में ये भी है कि हम वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेस वाटर इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्रियल देखो, आप देखोगे इंडस्ट्रियल वाटर यूज जो है वो बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वाटर यूज भी प्रिडिक्टेड है कि बढ़ रहा है, एनर्जी का वाटर यूज सबसे ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। इसका रीजन ये है कि डैम बिल्डिंग जो है वो बहुत फास्ट पेस पे हो रही है। इंडिया का जो नेक्स्ट प्लान है बेसिकली अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, उसके अंदर डैम्स बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं डैम्स के। तो इस वजह से जो एनर्जी के लिए वाटर यूज है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और एनर्जी डिमांड बढ़ेगी। और एनर्जी का वाटर यूज सिर्फ डैम्स के अंदर ही थोड़ी होता है, टरबाइन रन करने के लिए वाटर यूज कोल फायर्ड पावर प्लांट में भी चाहिए आपको, ठीक है, और आपके इसके अलावा नेचुरल गैस प्लांट्स के अंदर भी चाहिए। जितनी भी एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अगर हम न्यूक्लियर पे भी आ जाते हैं तो न्यूक्लियर के अंदर भी आपको वाटर चाहिए। तो क्योंकि एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी नेशन इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, लोगों के लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, वैसे वैसे एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे एनर्जी डिमांड बढ़ रही है तो एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए जो वाटर बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हैं, तो वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। अदर्स फिर में बाकी और चीजें आ जाएंगी। तो फिर इरिगेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो डिमांड उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, बाकी सभी सेक्टर्स के अंदर डिमांड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाली है अगले 25 से 30 साल के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसी वजह से बहुत सारी इसी वाटर डिमांड को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल रिवर प्रोजेक्ट, कोसी रिवर प्रोजेक्ट, हरिकुंड डैम प्रोजेक्ट, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कनाल प्रोजेक्ट। तो ये सभी प्रोजेक्ट बेसिकली वेरियस डैम बिल्डिंग और वेरियस रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे स्मॉल साइज डैम्स बनाए जाएंगे, और उसी की मदद से हमारी जो वाटर डिमांड्स हैं वेरियस रीजन्स के अंदर उनको पूरा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इमर्जिंग वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम। आने वाले टाइम में वाटर रिसोर्सेज की क्या प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं आने वाले वक्त में। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं वो है डिटीरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, ठीक है। वाटर क्वालिटी क्या होती है, वाटर क्वालिटी है कि क्या वाटर आई मीन वाटर के कौन कौन से रिसोर्सेज, सॉरी सॉरी, हाँ, तो डिटोरेशन वाटर क्वालिटी है बेसिकली वाटर के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, एक सेट पैरामीटर्स हैं डिसाइडेड कि अगर ये पैरामीटर्स चेंज हो गए तो वाटर क्वालिटी को हम पुअर कहेंगे, और अगर ये सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं तो वाटर क्वालिटी को अच्छा, पोल्यूटेड वाटर बेसिकली। तो foreign particles or material like organism, agricultural, chemical, industrial, and other kind of waste into the water disturbs the standard characteristics of water and pollute it. तो बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री से, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे नॉर्मल इंडस्ट्री हो, चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे और भी डिफरेंट ह्यूमन वेस्ट ही है, ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट है, इन सभी वेस्ट के मिलने से वाटर क्वालिटी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि हो रही है। रिवर यमुना की क्वालिटी बद से बदतर होती जा रही है, ठीक है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, और ओपन डंपिंग, अनऑर्गेनाइज डंपिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन ये है कि कोई गवर्नमेंट अच्छे से आगे काम करेगी इस चीज पे तो इम्प्रूव हो सकती है सिचुएशन, ठीक है। रिवर यमुना की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं, खराब ही होती गई है। हालांकि हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो रहे हैं, बट आई डोंट नो
एयर क्वालिटी इंप्रूव होना धीरे धीरे शुरू हो गई जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे या लेस पोल्यूटिंग व्हीकल्स पे शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वाटर की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही। ठीक है, आप सोचो कि घर में पीने के पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, लेकिन हमारे रिवर्स के अंदर जो या लेक्स या पॉन्ड्स के अंदर जो वाटर है उसकी क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी तक। ठीक है, उसकी क्वालिटी पे ज्यादा कुछ काम खास नहीं किया गया। उसके बाद एनहांस डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। तो पानी की डिमांड इरिगेशन के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मैंने बताया हालांकि उतनी नहीं बढ़ेगी, बट स्टिल हमारी पॉपुलेशन तो ग्रो कर रही है ना, और उस ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और उसी वजह से वाटर का डिमांड भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने देखा कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बाढ़ आना और सूखा पड़ना बहुत कॉमन हो गया है। जिन रीजन्स के अंदर सूखा पड़ता है नॉर्मली वहाँ बाढ़ आ रही है, जहाँ पे बाढ़ आती थी वहाँ सूखा पड़ रहा है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स ऑब्जर्व करेगा देखे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडिया बांग्लादेश में रेनफॉल जो है मेजरली कन्फाइंड टू मानसून सीजन, अब इसी वजह से सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और कहीं फ्लड्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर है इंक्रीजिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पानी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटर सिटी ये जो है ये डिफरेंट रीजन्स के बीच में भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के भी बीच में हो सकते हैं, कि पानी की जो एज अ रिसोर्स है, कोई रिवर है उसके पानी को कौन सी स्टेट ज्यादा यूज करेगी। अभी आपने सुना था ये यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, केरला, हाँ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था, दंगे हो गए थे लिटरली इसकी वजह से वहां पर। ठीक है, कि वाटर का डिस्प्यूट की वजह से, तो वाटर डिस्प्यूट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इंडिया पाकिस्तान के अंदर है, एशिया के अंदर है, तो ये कुछ है जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, ये अभी सन 2017-18 के आसपास बहुत हीट अप हुआ, तो ये बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपका भी अगर टाइम बचा तो अभी मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में, तो आप देखिएगा इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी भी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया किसी ने, कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है, तो इस पे देखना। तो ये इस पे एक्चुअली क्वेश्चन आ सकता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि वो कावेरी वाटर डिस्प्यूट को आपको एक्सप्लेन करना। ठीक है, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। ऐसे ही वंशधरा रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, इंडस रिवर, ये 5 नदियां जो है बेसिकली झेलम, चनाब, रावी सतलुज और बेस रिवर जो है इसके वाटर के शेयरिंग को लेकर एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, जो अभी तक फॉलो की जा रही है, लेकिन जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशंस बढ़ती हैं तो ये ट्रीटी भी डामाडोल होने लगती है। ठीक है, तो ये दिक्कत है थोड़ी सी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में झगड़े का कारण ये एक वाटर डिस्प्यूट भी इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस। ठीक है, कुछ खाने का खिला दो कुछ। सॉरी, I had to take some. अच्छा, उसके अलावा एक मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल ईस्टर्न रीजन जो है उसके अंदर बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्री जैसे इथियोपिया, सूडान, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इन सब के बीच में, क्योंकि ये तो इन कंट्रीज में तो वैसे ही ये डेजर्ट कंट्रीज हैं, ड्राई कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे बहुत मेजर वाटर डिस्प्यूट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेयरिंग ऑफ 3 रिवर बेसिन जैसे जॉर्डन, नाइल और टाइग्रिस जो रिवर है उसको लेकर इन कंट्रीज के बीच में रेगुलर वाटर बेस्ड डिस्प्यूट होते रहते हैं। ठीक है, लास्ट जो हमारी स्लाइड है, लास्ट जो टॉपिक है, मैं कुछ कावेरी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट स्लाइड थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि
सबसे पहले सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट किसे कहेंगे आप? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि वाटर को इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि वो हमारे काम तो होते रहे उससे रिलेटेड, ठीक है, लेकिन साथ में वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, वो इतना डैमेज ना हो या वो खत्म ना हो आने वाली जनरेशन। सबसे पहला इसके लिए जो स्टेप हम ले सकते हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है, पानी में होने वाले पोल्यूशन को रोकना सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद है सस्टेनेबल वाटर यूज, ठीक, पानी को यूज कैसे करना है, जुडिशियसली यूज करना, पानी एक्सेस वाटर यूज ना करना, एक बहुत एक्सेस वाटर यूज ना करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स देता हूँ बहुत सिंपल से। क्या आप जब नल में के नीचे हाथ धो रहे होते हैं या फेस वॉश कर रहे होते हैं वॉश बेसिन पे अपने कुछ भी, तो क्या आप जब सोप यूज कर रहे हैं या फेस वॉश कर रहे हैं उस टाइम पे आप टैप को बंद करते हैं, क्या आपके दिमाग में ख्याल आता है कि टैप एक्सेसिवली तो नहीं खुला हुआ है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आज से नोटिस करना शुरू करिए। क्या आपको कहीं पे अगर फालतू टैप खुला हुआ दिखाई दे रहा है तो आप उसे बंद करते हो? नहाते वक्त क्या आप आधे आधे घंटे के शावर्स लेते हो? ठीक है, तो कितना पानी आप वेस्ट कर रहे हो आप ये सोचो। एक बकेट ऑफ वाटर, जो लोग जैसे राजस्थान में रह रहे हैं, एक एड बनाया था अभी कोई ना, वो है जैसे ये सैनिटरी वेयर होता है ना, कोलर एक कंपनी है शायद, उनका एड आया था, ठीक है, बहुत अच्छा एड बनाया था उन्होंने, शायद आप लोगों ने देखा होगा। एक ग्लास वो रखा हुआ है और उसके अंदर शावर खुला हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे शावर खुलता है तो राजस्थान का एरिया दिखाया है, इंडिया में राजस्थान का एरिया डेजर्ट एरिया दिखाया है बेसिकली। वहां पे कुछ लोग पानी भरने के लिए आते हैं, उस शावर के नीचे अपने मटके रख रख के पानी भर लेते हैं। वहां पे कुछ ऐसे लंबी 50-60 लोगों की लाइन लगी हुई है जिन्होंने पूरे ने अपना पानी भर लिया 15 मिनट के अंदर एक अपने घड़ों के अंदर, ठीक है। तो लास्ट में ऐड के वो क्या बोलते हैं, एक औरत आके बोलती है कि शहर वाले का इतनी देर में नहाना खत्म नहीं हुआ और हमने हमारे पूरे गांव ने अपने दिन भर का पानी भर लिया, ठीक है, विच इज नॉट रॉन्ग। हम जितना पानी, कई लोग हम में से, सब नहीं करते होंगे, कई लोग हम में से जितना पानी अपने नहाने में वेस्ट कर देते हैं उतने में लिटरली राजस्थान के कुछ छोटे छोटे गांव अपना पूरा पूरा दिन चला देते हैं, पूरे गांव, नॉट वन पर्सन। और हम जितना पानी हम लिटरली, हमारी बकेट 15 लीटर की होती है, अगर आप एक बकेट भी यूज कर रहे हो ना वो भी ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जो 4-4 बकेट, 3-3, 4-4 बकेट यूज कर रहे हैं, 60-60 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं एक बार नहाने में, हर रोज नहा रहे हो सुबह। डू यू रियली थिंक कि 60 लीटर पानी जरूरत है आपको क्लीन करने के लिए अपनी बॉडी? ठीक है, तो 60 लीटर पानी लिटरली वो लोग ना 5-5 लीटर पानी के अंदर अपने पूरे दिन के काम कर लेते हैं जिनके पास नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाटर का, सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेर यू यूज योर वाटर, हाउ यू यूज योर वाटर। आपके घर में आरओ लगा हुआ है, आपके घर के अंदर आरओ लगा हुआ है, क्या उस आरओ के पानी का जो वेस्ट निकलता है आरओ के पानी का, क्या आप उस वेस्ट को किसी बकेट वगैरह में या किसी चीज में कलेक्ट करते हो या ऐसे नाली में बहने देते हो? सोचो इस बारे में। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो। ट्राई टू कीप अ बकेट अंडर इट, ठीक है। उस बकेट के पानी को आप अपने घर में नॉर्मली वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो। आरओ का जो वेस्ट वाटर है उससे आप नहा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे प्लांट ऐसे हैं जो सॉल्ट, और अगर आपके घर के अंदर प्लांट्स हैं चेक कर लेना ये कौन से प्लांट थोड़े सॉल्ट टॉलरेटेड होते हैं, ये भी लिखा हुआ आपको इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस पानी को प्लांट्स में भी डाल सकते हो, किसी भी प्लांट में मत डाल देना, प्लांट मर जाएगा वरना, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेसिव सॉल्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। नहाने में भी मतलब ठीक है कि आपके सर के अंदर थोड़ा डंड्रफ हो सकता है अगर उससे उसमें एक्सेसिव सॉल्ट अगर है उस पानी के अंदर। अगर आपके घर में, घर के एरिया में खारा पानी आता है ना, ग्राउंड वाटर को अगर आप आरओ में साफ कर रहे हो तो नहाना मत उस पानी से, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज्यादा होगा तो आपका सर जो है वो स्कैल्प के अंदर सॉल्ट हो जाएगा, आपका स्कैल्प हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, सॉल्ट से डैमेज होना शुरू हो जाएगा। बट स्टिल उस पानी को आप धुलाई करने के लिए यूज कर सकते हो, टॉयलेट में यूज कर सकते हो। अगर पानी ज्यादा खारा नहीं है तो कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने वॉशिंग मशीन में। एसी से निकलने वाला वेस्ट पानी, उसको भी इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पानी के वेस्टेज को मिनिमाइज करो, जितना मिनिमाइज कर सकते हो करो। फ्लश करते टाइम आपके पास दो बटन होते हैं, फ्लश में भी बड़ा छोटा बटन होता है। फ्लश अगर आपको कंप्लीट फ्लश करने की जरूरत नहीं है तो मत करो, ठीक है। अगर थोड़ा पार्शियल फ्लश करने से काम चल रहा है तो पार्शियली फ्लश करो। So there are multiple. I am just giving you a few examples that I try to practice in my life. There can be tons of examples that you can come up with yourself. आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आप खुद देखो कहाँ पानी वेस्ट कर रहे हो और कहाँ आप बचा सकते हो, ठीक है।
उसके बाद है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर शेड क्या होता है? पहले तो वाटर शेड आता है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं अभी लक्ष्मी नगर में बैठा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या किसी गांव के अंदर बैठा हूँ, तो गांव में अगर इस एरिया में बारिश पड़ती है तो इस एरिया में सबसे लो लाइंग एरिया कैसा है, सबसे ज्यादा गहरा एरिया कौन सा है कि अगर पानी बारिश का मैं खुला बहने दूं तो वो सारा का सारा पानी कहाँ पे इकट्ठा होगा? ठीक है, किसी एरिया में ऐसा होगा ना, कोई रीजन तो होगा जो हाई होंगे, कुछ रीजन होंगे लो होंगे। अगर पानी ऐसे ही बहने लगे, जैसे शहरों में तो नालियां बनी हुई है, पूरा का पूरा सीवेज सिस्टम बना हुआ है, लेकिन अगर एक गांव है मान लो जहाँ पे कोई वाटर का प्रॉपर नालियां वालियां नहीं बनी हुई है, ठीक है, तो जाहिर बात है जहां पर सबसे गहराई ज्यादा होगी, जिस उस पे एरिया में जो सबसे गहरा रीजन होगा, वहां पे सारा का सारा पानी कनेक्ट होगा। तो उस रीजन के अंदर वेल्स बना दो, गड्ढे खोद के पॉन्ड्स बना दो, ठीक है, ताकि उस एरिया में जब भी रेनफॉल हो तो उसका पानी ऐसे ही इवेपोरेट ना हो जाए या कहीं फैल के वैसे ही पूरे के पूरे एरिया में इक्वली फैला हो। ठीक है, तो जहां लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे वेल्स, रिचार्ज वेल्स बना सकते हैं, टैंक्स बना सकते हैं, डैम, चेक डैम्स बना सकते हैं, ताकि वो जो पानी रेन वाटर का है वो कलेक्ट हो सके एक पर्टिकुलर एरिया के। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी यही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या था? समुद्र जितना भी रेन वाटर पड़ रहा है छतों पे गिर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो छतों पे वो जो जितना भी पानी गिर रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए सिस्टम लगाए जा सकते हैं। सर्च करके देखना है ये भी यूट्यूब पे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कैसे की जा सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो अपने घर पे लगवा सकते हैं, अगर आपके घर में बड़ी छत है आपके पास और आप रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ईजी है सिस्टम बनाना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कोई बहुत खर्चा भी नहीं आता, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ठीक है, बारिश गिरेगी, उसका नाली का पानी जितना भी जाएगा, साफ पानी गिर रहा है आसमान से, अपनी छत को आप साफ रखो और उसके बाद थोड़ा बहुत कूड़ा आ भी गया तो उसको फिल्टर करने के लिए सिस्टम से लग जाते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एक्सेलेंट टेक्निक, स्पेशली अगर आप ऐसे रीजन में रह रहे हो जहाँ रेनफॉल होता है ज्यादा या कम होता है, वहां पे भी करना चाहिए कि इस सीजन में हो रहा है तो इस सीजन में जितना पानी कलेक्ट कर सकते हैं कर ले। फिर उसके बाद है डैम एंड सराउंडिंग वाटर कंजर्वेशन। तो डैम्स बिल्डिंग जो है वो अच्छी प्रैक्टिस भी है, इविल भी है। डैम्स बनाने से जो है पानी को हम हर एक मैनेज कर पा रहे हैं, जिन रीजन्स में पानी नहीं पहुंच रहा वहां पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं। लेकिन दिक्कत है लार्ज डैम्स, बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाना, ठीक है। बहुत बड़े डैम्स बनाने से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो अच्छी खासी प्रोड्यूस कर पाते हो, लेकिन वाटर फ्लो को आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसका डेंजर भी उतना ही ज्यादा होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। बड़े डैम से फायदा ज्यादा है, इसीलिए बड़े डैम्स बनाने की कोशिश करती है गवर्नमेंट और इंडस्ट्री। लेकिन एक्चुअली जो मोर सस्टेनेबल है ना, वो छोटे छोटे डैम्स हैं जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी रहेंगे, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे छोटे छोटे डैम बनाने में खर्चा ज्यादा आएगा, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, मैंने प्रॉफिट कम मिलेगा, इसी वजह से गवर्नमेंट इस चीज को कर नहीं रही है। ठीक है, लेकिन इन्वायरमेंटली बहुत अच्छा होगा अगर छोटे छोटे डैम्स बनाए होंगे। ठीक है, तो हम प्रॉपरली हर जगह पे पानी पहुंचा पाएंगे, वो इतने डेंजरस भी नहीं होंगे, इतनी ज्यादा लाइफ को भी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, उनके मेंटेनेंस में भी कम खर्चा आएगा। तो लेकिन हाँ इंडस्ट्रियली अगर आप देखो, सिर्फ प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो स्मॉल डैम्स आर नॉट नॉट दैट प्रॉफिटेबल। हालांकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं और बोलते हैं कि इनको बनाया जा सकता है अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए, बट स्टिल इन अ बिगर पिक्चर स्मॉल डैम्स आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट बट दे आर नॉट सस्टेनेबल। हालांकि नो डैम्स इज द बेस्ट फॉर इन्वायरमेंट, but still if we want to survive as a community, as a human community, we need dams to get water to all the places that humans are living currently. ठीक है, तो with this I conclude today's class। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ले लो, अगर टाइम बचेगा तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। यस कुशाल, आई विल सेंड द पीपीटी। प्रीवियस क्लास की मैडम पीपीटी नहीं थी स्वाति, मैंने आपको एसओएल की बुक से ही पढ़ाया। पहले जैसे क्लास नहीं चल रही का मतलब क्या है, और पहले कैसे क्लास चल रही थी? आज वाली पीपीटी मैं अभी शेयर कर देता हूँ राइट नाउ, होल्ड ऑन सेकंड।
तो ये वाटर रिसोर्सेज वाली पीपीटी है। एनर्जी रिसोर्सेज में आपसे नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। चंदा तिवारी, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे सर। कैन इलेक्ट्रोलिसिस हेल्प द वाटर टू रिड्यूस डस्ट फ्रॉम इट थ्रू इट दो इट कंज्यूम्स मच एनर्जी? अच्छा सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस तो वाटर को ब्रेक डाउन करके उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालने के प्रोसेस को कहते हैं। तो वाटर में से डस्ट कैसे रिमूव करेगा? डस्ट रिमूव करने के लिए तो आप नॉर्मल रिवर्स ऑस्मोसिस करते हो। आरओ जो आपके घर में लगा होता है, फिल्ट्रेशन से डस्ट रिमूव की जा सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस से आई डोंट नो डस्ट, आई डोंट थिंक इलेक्ट्रोलिसिस से डस्ट रिमूव हो सकती है। ठीक है, how water conflicts between the countries solved, like is there any organization for it? Unfortunately there is no organization. Even if there was an organization, United Nations ही interfere करता है generally इस चीज के बीच में, अगर countries के बीच में water conflict होता है। लेकिन United Nations आपको खुद पता है कितना powerful है। जो countries United Nations के powerful members हैं वही dictate करते हैं United Nations के अंदर क्या होगा। तो क्या करें, अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होती तो कॉन्फ्लिक्ट होते ही नहीं ना, वॉर्स क्यों होते? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई बात सुन रहा होता तो व्हाई वुड वी बी हैविंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन और एनी अदर वॉर फॉर दैट मैटर? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आके इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट सॉल्व करा पाए तो उससे अच्छा क्या हो या किसी भी कंट्री का फॉर दैट मैटर। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस ही, अगर कोई वाटर डिस्प्यूट होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, दे इंटरवीन एंड दे ट्राई टू सॉल्व इट। बट unfortunately that doesn't work. That's not how our flawed world works. सोनू कुमार, वेबिनार तो ईवीएस का ही, आई नो सॉइल वाला जो वेबिनार को ईवीएस का ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका टाइमिंग 4 बजे क्यों लिखा गया है। मेरे ख्याल से अब इसके बाद आपको वही ज्वाइन करना होगा। मेरी क्लास तो ओवर हो गई, तो उसका कोई लिंक आ गया है तो कर लीजिए ज्वाइन उसको। यस चंदा, डैम इस, मैंने तो कहा ना कि नो डैम इज द बेस्ट आइडिया, कि डैम होना ही नहीं चाहिए पहले तो। ठीक है, लेकिन डैम के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज देखो, अगर नेचुरल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो डैम्स होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ह्यूमंस को एग्रीकल्चर के लिए और बाकी नीड्स के लिए वाटर पहुंचाने की जरूरत है ना। ठीक है, और वो वाटर हर जगह जा नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिवर के कोर्स को चेंज कर देते हैं, डैम बना देते हैं, रिवर जहां जा रही है उसे वहां नहीं जाने देते, कहीं और जाने के लिए मजबूर करते हैं, बेसिकली उसका रास्ता रोकते हैं एंड वी डाइवर्ट द रिवर। दैट इज द पर्पज ऑफ द डैम। अब राजस्थान के अंदर आप पानी पहुंचाना चाहते हो, नॉट नेचुरली कोई रिवर नहीं जा रही है, तो फिर क्या करोगे, ऐसे पहुंचाओगे डैम बनाकर। तो मजबूरी है। अब मजबूरी में आप बहुत बड़े बड़े डैम बना लो या छोटे बना लो, तो छोटे बनाने से थोड़ा कम नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, बड़े डैम बनाने से एनवायरनमेंट ज्यादा डैमेज होता है। लेकिन छोटे डैम जो है प्रॉफिटेबल नहीं होते, बहुत खर्चा होता है, इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं हो पाता। तो ये तो चल ही रहा है ना सिचुएशन दुनिया में, कि हम प्रॉफिट के लिए एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने। स्लाइड शेयर कर दी ज्योति, मैंने पब्लिश उसमें देख लीजिए। स्वाति, इफ यू कांट फोकस ऑन योर स्टडीज, कांट फोकस ऑन योर स्टडीज, अपने गोल के बारे में सोचो यार। ठीक है, देखो वैसे तो ना लाइफ एडवाइस बहुत मुश्किल चीज होती है, कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी one thing that motivates you is think about your goal. So where you see yourself after 5 years या 2 years या 3 years, आपके ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे? ठीक है, उसके बारे में सोचो एंड वर्क ऑन दैट। इस टाइम पे डिग्रीज कोई मैटर नहीं कर रही है, आपका स्किल मैटर कर रहा है। ठीक है, इस टाइम पे ये सोचो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जॉब क्या करनी है, करना क्या है। ठीक है, पहले ना टीचर्स ये कहते थे, अभी भी शायद कुछ टीचर्स कहते होंगे, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाता है कि आप अभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, थिंक लाइक अ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की तरह करो, सीखो। सीखो, डेफिनेटली सीखो, लेकिन डोंट थिंक लाइक अ स्टूडेंट। यू आर इन द मार्केट नाउ। ठीक है, आप मार्केट में उतर चुके हैं, अब अपने आप को एसेट की तरह सोचिए। ठीक है, स्किल डेवलप करो,
स्किल डेवलप करो, ऐसे स्किल्स जो आपको जॉब दिला सकते हैं। देखो कौन से स्किल से आपको जॉब मिल सकती है, वही स्किल परस्यू करो। आप बीकॉम स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स के अंदर कौन से स्किल्स आपको जॉब दिला सकते हैं? क्या सिर्फ बीकॉम ऑनर्स की डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, या आपको कुछ और सीखने की जरूरत है? किसी पर्टिकुलर टाइप की अकाउंटिंग सीखने की जरूरत है, कोई सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत है, किसी पर्टिकुलर टाइप की मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखने की जरूरत है? एनीथिंग दैट विल गेट यू अ गुड जॉब। तो थिंक, डोंट स्टॉप थिंकिंग लाइक अ स्टूडेंट। ठीक है, थिंक दैट। अभी ये मत सोचो कि आप फर्स्ट ईयर में आए हैं अभी तो सर अभी तो मजे करने हैं। ठीक है, मजे करो डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग कि बी सो सीरियस कि आप एंजॉय करना छोड़ दो लाइफ। डेफिनेटली एंजॉय करो, लेकिन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर कि थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, जॉब क्या करनी है। कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम करने का फायदा क्या है? अगर आप घर बैठ के सिर्फ बीकॉम ही कर रहे हो, रेगुलर कॉलेज से कर लेते हैं। अब कुछ सोचोगे कि मार्क्स नहीं आए इसलिए नहीं करा बीकॉम से। अब मार्क्स नहीं आई एक तरीके से आपको, अगर आपको बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हो तो आपको इसे ऐसे नहीं लेना कि मैं तो कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम कर रहा हूँ मैं क्या कर लूंगा। आप ये सोचो कि आप और क्या कोर्स कर सकते हो। बीकॉम तो आपको साइड में डिग्री मिल रही है बिना कॉलेज जाए, पढ़ाई करनी पड़ेगी बट डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने इन 3 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम किया तो आपने बहुत साल अपने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए, ये समझ। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस डिग्री का फायदा ही यही है कि आप कुछ और भी करो साथ में उसके पास। मैं लक्ष्मी नगर से आता नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मैं किसी रीजन से लक्ष्मी नगर में हूँ। आई टीच, मैं यहाँ क्लास ले रहा था एक्चुअली। वीडियो दिखा दो यार, वीडियो नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी छोटी, आज टाइम थोड़ा कम बचा है तो वीडियो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आप सर्च करो कावेरी डिस्प्यूट, तमिलनाडु, बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, उसकी बहुत सारी समरी वीडियोस डाल रखी हैं, बहुत सारे लोगों ने डाल रखी हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस को देखो, आपको समझ आएगा क्या हुआ है। डैम और वाटरशेड मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? डैम जो है बेसिकली एक नदी पे बनाया जाता है। एक नदी के पानी को एक दीवार बना के रोक दिया जाता है। सिंपल भाषा में समझो कि नदी बह रही है, नदी के रास्ते में आपने एक दीवार बना दी और उसके पानी को रोक दिया एक जगह पे। ठीक है, और फिर रोकने के बाद उसको जिस डायरेक्शन में भेजना चाहते हो उस डायरेक्शन में भेजा। ठीक है, या इकट्ठा किया पहले और फिर एकदम से रिलीज किया ताकि वो टरबाइन पे गिरा और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई। ठीक, तो डैम बना के नदी का डायरेक्शन भी बदला जा सकता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकती है। वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर किसी नदी पे नहीं होता वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट बेसिकली एक एरिया है, उस एरिया का जो लो लाइंग एरिया है, उस पूरे एरिया में सबसे गहरी जगह जो है, उस गहरी जगह में आप एक गड्ढा खोद देते हो बहुत गहरा। ठीक है, वहां पे एक वेल बना दो या टैंक लगा दो ताकि उस एरिया में जब बारिश पड़े तो सारा का सारा पानी उस गड्ढे में या उस वेल के अंदर या उस टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाए। इसे वाटरशेड मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी है, आई होप समझ में आया होगा। विशाखा 15 जून से ऑफलाइन क्लासेस हैं, मुझे नहीं पता, मेरी क्लासेस आपकी सारी ऑनलाइन ही है। इसके बाद भी मेरी 2 3 4 क्लासेस जो बची हैं वो ऑनलाइन ही हैं। तो अगर 15 जून के बाद ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं तो होंगी शायद, मुझे नहीं पता एटलीस्ट इसके बारे में। आस्क योर अदर टीचर्स जो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा पोर्शन सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा तो शायद उन टीचर्स को पता हो कि उन्हें एक सर्टेन टाइम के बाद ऑफलाइन लेनी है। ज्योति जी प्लीज एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, आई एम रीडिंग ऑल योर क्वेश्चंस। आप एक क्वेश्चन को आपने 5 बार लिख दिया है, बुरा मत मानिए प्लीज, लेकिन एक बार क्वेश्चन लिखिए। आई विल रीड एवरी वंस क्वेश्चन एंड आंसर इट। अनोनिमस लैंड रिसोर्सेज की पीपीटी नहीं थी, वो मैंने बुक से ही पढ़ाया था, बट हाँ मैं पीपीटी नेक्स्ट क्लास में शेयर कर दूंगा। अभी वो मतलब मुझे चेंज करना है मुझे थोड़ा सा। एग्जाम का अभी कुछ नहीं पता तबरेज कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, आई एम नॉट श्योर। आपको अनाउंस कर दिया जाएगा जो भी। अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो एग्जाम भी मोस्ट लाइकली ऑनलाइन ही होता है, बट क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन होने के चांसेस हैं तो हो सकता है ऑफलाइन हो जाए आपका exam। बहुत बढ़िया चंदा, अच्छी बात है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी चीज कर रहे हैं सोचिए, तो आपको तो डेफिनेटली करनी चाहिए ना, वो भी उत्तराखंड के अंदर। तो आप दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते?
ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। मुझे सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड में थे, तो टाइम हो चुका है आपका, मैं कोशिश करके एक्सटेंड कर लेता, बट आई हैव अनदर क्लास, so I will end this session now. If you have any other doubts, please save it for next class. Next class में मैं definitely आपके सारे questions answer करूँगा. Thank you so much everyone. Have a good day.